Welcome students. In this video, we will discuss about the integration of Germany. Was it always the way we see Germany today? No. Actually, at the end of the 18th century, Germany was divided into more than 300 small tracts. Napoleon indirectly laid the background for the unification of Germany. Napoleon paved the way for Germany's national unity by creating a federation of 39 states in place of over 300 states of Germany, resulting in a sense of unity in Germany. The Vienna Congress formed a large confederation of 39 states. The Emperor of Austria became the president of this confederation. The National Assembly or Diet was created of this confederation. ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में किया था। असल में राष्ट्रवाद एक ऐसी मना स्थिति है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उदारवाद का आदर्श यूरोप में फलीभूत होने लगा। लोगों के हृदय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना जागने लगी। लोग स्वशासन स्थापित करने की ओर अग्रसर होने लगे। ये राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय निरंकुशवाद के मध्य से जन्मी जिसका विश्वास था कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति असीमित होती है। 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी यूरोपीय देशों में सर्वाधिक क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें लगभग 300 राज्य थे। जर्मनी के विभाजन का न केवल राजनीतिक अपितु भौगोलिक आधार था। जर्मनी के 39 राज्यों का एक संघ बनाकर नेपोलियन ने राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात किया। आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को ही माना जाता है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जर्मनी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी जर्मनी यानी प्रशा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट के प्रदेश। मध्य भाग यानी राइनलैंड। दक्षिणी भाग वुटेम्बर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेट, हैस, डर्मेस्टॉट आदि। सैनिक शक्ति एवं आकार की दृष्टि से प्रशा सबसे अधिक शक्तिशाली था। जर्मनी के अनेक क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 1806 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट की समाप्ति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मन समाज की प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों के समापन के साथ साथ जर्मन जनता में अपनी भूमि एवं संस्कृति के प्रति प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ा। We divide the study of the unification of Germany into 2 parts. First, before Bismarck, and second, Bismarck became Chancellor. Now the question arises,
Who was Bismarck? Bismarck became the Chancellor of the administration of Germany, under whose efficient leadership Germany moved rapidly towards the path of unification, and under his leadership the unification of Germany was completed. यहाँ पे बेटा मैप है जो कि जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी का है। अब हम जो पहला फेज़ है प्रायर टू बिस्मार्क, उस फेज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें जर्मनी का एकीकरण हुआ है लेकिन बहुत धीमी गति से हुआ है। तो वो किस तरीके से हुआ, उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? पहला उसमें है इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, यानी उदारवादी दृष्टिकोण वाले सुधारकों का अभ्युदय। जर्मनी की विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आशा की किरण लेकर जर्मनी में ये इन सुधारकों का अभ्युदय हुआ, इनका उदय हुआ, जिनमें हम कह सकते हैं प्रशा के स्टीन, हॉर्डेबर्ग, शॉर्नहार्ट, हम्बोल्ट। 18वीं शताब्दी में प्रशा के दार्शनिकों ने जर्मनी की बौद्धिक जीवन की जमीन तैयार कर दी। हर्डन जैसे विद्वान, जो मानव स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ने जर्मनी में राष्ट्रवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। केंट ने जर्मन दर्शन को जर्मन उदारवाद की स्वतंत्रता के प्रति नया आदर्श दिया। हीगल ने सार्वभौमिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप राष्ट्र को बताया और उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्र का स्थान ही सर्वोपरि है और उसकी सत्ता भी शीर्षस्थ होनी चाहिए। आगे जाके हम देखते हैं कि कालांतर में बिस्मार्क ने भी हीगल का ही अनुसरण किया है और प्रशिया की सत्ता और शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर जर्मनी का एकीकरण किया है। ऐसे ही एक अन्य विचारक थे जान जी फिक्टे। इन्होंने जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवादी रवैये को तर्क और मुक्ति के आधार पर प्रतिष्ठापित किया। कई जर्मन कवि हुए हैं, जैसे ऑर्डेंट। इन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से जर्मन जनता में फ्रांस विरोधी वातावरण की जमीन तैयार की। फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जर्मनी, यानी जर्मनी में आर्थिक खुशहाली। 1850 से 60 के दशक में जर्मनी की राष्ट्रीय एकता आंदोलन लगभग असफल ही था, परंतु आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस समय रेलों का निर्माण बहुतायत में हुआ। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। कुछ उद्योगपति जैसे वानाई, एच मेयर, हैंकल फन डनेट्स, इन लोगों ने जर्मनी को औद्योगिक नेतृत्व प्रदान किया। रेलों के जाल बिछने से दूरियां कम होने लगीं, जिससे संस्कृति और राजनीतिक भावना के आदान प्रदान में प्रगति हुई। सार और रूर क्षेत्र में कोयला उत्पादन बढ़ा। रन, सैक्सनी और साइलेशिया के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, उसमें समृद्धि बढ़ने से यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगा और श्रमिकों का एक तरीके से घनत्व बढ़ने से राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1848, यानी जर्मनी में 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने जर्मनी के राज्यों में देशभक्ति की नसों में पुनः क्रांति का खून संचालित कर दिया। इस क्रांति के पश्चात मैटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भाग गया।
जर्मनी की जनता ने क्षेत्रीय शासकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। 13 मार्च 1848 को प्रशा की राजधानी बर्लिन में वहाँ के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने क्रांति से डरकर क्रांतिकारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया और राज्य में एक उदार संविधान को लागू कर दिया। देन आता है मेटरनिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु वॉज मेटरनिक? मेटरनिक एक राजनेता या एक राजनयज्ञ था और 1809 से 1848 तक का जो टाइम है, इस टाइम में ऑस्ट्रियन साम्राज्य का विदेश मंत्री रहा। नेपोलियन जब वाटरलू में पराजित हो गया, उसके बाद मेटरनिक ही यूरोप की राजनीति का कहना चाहिए सर्वे सर्वा बन गया था और इसीलिए यूरोपीय राजनीति में जो 1815 से लेकर 1848 तक का काल है, मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसने अपने जो प्रधानमंत्रित्व काल था, उस काल में इसने प्रतिक्रियावादी रुख रखा और अनुदारतावादी रुख रखते हुए इसने सभी कार्य संपन्न किए। मेटरनिक का पूरा नाम था क्लेमेंस वेंजेल वोन मेटरनिक। (1815) के वियना कांग्रेस अधिवेशन के बाद से मेटरनिक ने जर्मनी में बहुत ही अनुदार, जो कहना चाहिए प्रतिक्रियावादी रुख रखा। ये जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था और इसने वो सभी कार्य किए जिससे कि जर्मनी एक तरीके से पंगु बन गया। मेटरनिक की पूरी तरीके से यही कोशिश थी, यही चेष्टा रही कि प्रशा को सुधारों से दूर रखा जाए। इसके लिए उसने बहुत सारे काम किए, विश्वविद्यालयों पे प्रतिबंध लगाए, जो गिरजाघर थे और जो क्लासेस थी इवन उनमें भी उसने गुप्तचर तैनात किए। इस तरीके से इसके जितने भी कार्य थे वो बहुत ही अनुदार और प्रतिक्रियावादी थे। ये मेटरनिक की फोटो है। अब हम बात करते हैं वियना कांग्रेस। अभी वियना कांग्रेस का नाम आया था। वियना कांग्रेस क्या थी? वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के जो राजदूत थे उनका एक सम्मेलन था, जो कि 1814 से 1815 को वियना में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के राजनेता मेटरनिक ने की थी। इसके बाद आता है विलियम फर्स्ट। 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई और उसका जो भाई था विलियम प्रथम, वो प्रशा का शासक बना। राज्यारोहण के तुरंत बाद से ही विलियम प्रथम ने प्रशा को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहा, जिसके लिए उसे धन की जरूरत थी। Thank you. We will talk about Bismarck in next video.